नमस्कार किसान भाइयों और मेरे प्यारे मित्रों, मैं अमोल गावंडे। हमने एक कृषि के संदर्भ में एक इनिशिएटिव और एक पहल पांडुर्ना जिला छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में शुरू की है। हमारे उस इनिशिएटिव का और पहल का नाम है प्रिसीजन कृषि समाधान। प्रिसीजन कृषि समाधान यह एक ऐसी संस्था हमने बनाई है जिस संस्था के माध्यम से हम किसानों तक पहुंचना चाहते हैं। जैसे हम खेती और किसानों की अगर बात करते हैं तो अभी आपको मालूम होगा इतना बड़ा संकट हमारे साथ में है कोरोना का, जिस संकट से हम पिछले 4-5 महीने से लड़ रहे हैं। अब इस संकट में हर किसी की अलग अलग समस्या है, हर किसी को अलग अलग चीजों के साथ में जूझना पड़ रहा है। लेकिन पहले वीडियो ये शुरू करने के पहले मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ और हमारे सभी कोरोना योद्धाओं को जिन्होंने कोरोना को लड़ने के लिए अपना दिन रात एक किया और यहाँ तक कि हमारी उनकी जान की बात भी लगा दी। अभी इसके साथ साथ में हमारे दूसरे योद्धा है जो हमारे किसान, इन्होंने जो खेती के ऊपर अपना जीवन बसर करते हैं, जिनकी आजीविका खेती से चलती है, उन सभी किसानों को मैं यहाँ से धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और प्रणाम करता हूँ, क्योंकि उनका भी एक बहुत बड़ा संकट उन्होंने कोरोना के काल में रहा है। सबसे पहले ये कि हर किसानों ने अपने खेती के लिए अपना एक नियोजन किया था कि मैं ये फसल लगाऊंगा, वो फसल लगाऊंगा, उससे ये उत्पादन होगा। लेकिन 4-5 महीने में जब मार्केट के और सभी लॉकडाउन के कारण किसानों को फायदा नहीं हो पाया, उनका जो माल है वो दूरस्थ मार्केट में या दूर के मार्केट में नहीं जा पाया और लोकल मार्केट में इतना कंजप्शन नहीं था कि वो माल वहां पे बिक पाया। कुछ किसानों को जो 10 रुपए का सब्जी है या जो माल है उसको 2 रुपए बने, कुछ किसानों को जो माल है सब्जी मार्केट में बिक नहीं पाया, उनको फेंकना पड़ा। इन सब समस्याओं के कारण किसानों को बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा और इसको पार करने के लिए अभी किसान नए स्तर से वापस से उसमें खेती बाड़ी में लगे हुए हैं। प्रिसीजन कृषि समाधान से हमारा उद्देश्य ये है कि एक शाश्वत और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर फार्मिंग जिसको हम कहते हैं, उसको हम कैसे आगे बढ़ाएं। अब जब हम शाश्वत खेती के बारे में या टिकाऊ खेती के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक चीज आती है कि टिकाऊ खेती मतलब क्या। बहुत सारे किसान हमारे पास में आते हैं, मेरे पास में आते हैं, ऑफिस में हम चर्चा करते हैं। तो शाश्वत और टिकाऊ खेती से हमारा यहाँ पे आशय ये है कि किसान जब खेती कर रहे हैं, इतने सालों से खेती कर रहे हैं, हरित क्रांति के पहले भी, हरित क्रांति के बाद भी और अभी इतना मॉडर्न एग्रीकल्चर हाईटेक फार्मिंग में हम किसान जा रहे हैं। 5-10% किसान हमारे चाहे गुजरात के हो, चाहे महाराष्ट्र के हो, पंजाब के हो या मध्य प्रदेश के हो, ये किसान हाईटेक फार्मिंग के ऊपर आ रहे हैं। अब पहले किसानों ने जो अपना ट्रेडिशनल फार्मिंग सिस्टम था, जहाँ पे ट्रेडिशनल तरीके से खेती करते थे, हर किसान के पास में एक गाय होती थी, उसकी गोबर 1 या 2 गाय में से गोबर की खाद का उपयोग अपने खेती में करते थे। वो हर प्रकार की फसल लगाते थे। जैसे एक खेती है तो एक खेत में हर प्रकार की उनकी आवश्यकता के हिसाब से फसल लगाते थे। लेकिन जब कैश क्रॉप की बात आई या जो नकदी फसल की बात आई तो किसानों ने किसी एक फसल के ऊपर अपना वो बना लिया कि इस फसल से हमें ज्यादा फायदा है। जैसे कोई विदर्भ का बेल्ट है उसमें कॉटन ज्यादा लगाते हैं, कहीं पे संतरे का बेल्ट है तो कहीं पे अनार का बेल्ट है, कहीं पे आम का बेल्ट है, तो कहीं पे गेहूं ज्यादा होता है। जैसे होशंगाबाद हरदा साइड में वहां पे गेहूं ज्यादा लगाते हैं। तो अल्टीमेटली क्या होता है, पहले जो हमारी पारंपरिक खेती थी उसमें हर प्रकार की फसल को हम आवश्यकता के अनुसार लगाते थे। उसके बाद में जब मॉडर्नाइजेशन हुआ, पेस्टिसाइड, केमिकल, इसका उपयोग जितना होने लगा, उसके कारण हमारे जो एग्रीकल्चर है वाकई में हरित क्रांति में जो जितनी हमारी आवश्यकता थी उससे कई ज्यादा अपन ने अनाज, फल, सब्जी उगाना प्रारंभ किया। और ये सब हुआ है उन सभी लोगों के कारण जिन लोगों ने ये एग्रीकल्चर में जो टेक्नोलॉजी लाई है, जो साइंटिस्ट हमारे जिन्होंने दिन रात मेहनत की है, जो एग्रीकल्चर के एक्सटेंशन ऑफिसर थे उन्होंने मेहनत की है। और सबसे बड़ी मेहनत हमारे किसानों की कि उन्होंने उसको एडॉप्ट किया, अंगीकृत किया और खेती में लाभ के लिए उन्होंने उपयोग किया। आज हम एग्रीकल्चर में देखा जाए तो आत्मनिर्भरता है, हो सकता है, लेकिन उसके बाद भी बहुत बड़ी समस्या है। दूसरी समस्या ये है कि जो है मार्केट को लेके, तीसरी समस्या है कि एग्रीकल्चर में गांवों में या जो देहात है जहाँ पे उत्पादन होता है वहाँ पे उस तरीके से सुविधा या फैसिलिटीज नहीं है, अधोसंरचनाएं नहीं है जिसमें हम इसको स्टोर रख पाए। अभी जैसे बरसात हुआ, पानी आया, आपने पेपर में बहुत बड़ा पढ़ा होगा कि बहुत सारा क्विंटल लोग, हजारों क्विंटल गेहूं, लाखों क्विंटल गेहूं खराब हो गया पानी के कारण, या अनाज खराब हो गया, वेयर हाउस में रखने के लिए जगह नहीं है, या हमारे यहाँ पे सब्जियां
सड़ जाती है। 40% 50% तक भी सब्जियां, कभी कभी 25% 30% सब्जियां जो है पेरिशेबल प्रोडक्ट होने के कारण खराब होने वाला उत्पाद है, दूरस्थ मार्केट में जाते जाते खराब हो जाता है। कभी मंडी में जाने के बाद मंडी में खराब हो जाता है तो वो फेंकने में जाता है। तो इन सब चीजों के लिए हमें बहुत सारी अधोसंरचनाओं की आवश्यकता है और जिसके ऊपर सभी लोग मिलकर, सरकार मिलकर काम कर रही है। अभी हम बात यहाँ पे कर रहे हैं कि जब हम शाश्वत खेती के बारे में बात करेंगे, जब हम सस्टेनेबल फार्मिंग के बारे में बात करेंगे, तो क्यों सस्टेनेबल फार्मिंग के बारे में बात हुई है या क्यों हमें ऐसा लगता है कि सस्टेनेबल फार्मिंग में के ऊपर ध्यान देना चाहिए। सभी किसान भाइयों और मेरे सभी एग्रीकल्चर साथियों से मेरा निवेदन है कि हम सब लोग इस चीज को थोड़ा सा समझना चाहिए। अभी हम खेती, जैसे कुछ किसानों के अभी मेरे पास फोन आते हैं तो या हम जब चर्चा करते हैं तो हर एक किसान सबसे पहले एक चीज बोलता है कि किसान कि आप बताइए कि कौन सा अभी कौन सा स्प्रे करूं या इसमें कौन सी दवाई मारूं या खाद कौन सी दूं। सभी लोगों का खाद, दवाई और इन सब चीजों के ऊपर ज्यादा वो रहता है कि ये मारना चाहिए, वो मारना चाहिए, अभी ये इससे नहीं हुआ तो कोई दूसरी दवाई मारना चाहिए और तीसरी दवाई मारना चाहिए और कोई महंगी दवाई मारना चाहिए। तो यहाँ पे किसानों को थोड़े से अपने सवालों को परिवर्तित करना पड़ेगा या सवालों जो उनकी जिज्ञासा है उसको परिवर्तित करना पड़ेगा। वो कैसे कि मेरी फसल को क्या मारूं के बजाय मेरी फसल को क्या हुआ है, मेरी फसल को क्या डालूं के बजाय मेरी फसल की क्या आवश्यकता है, मेरी जमीन की क्या आवश्यकता है। क्या हम किसान जो 25-30 साल से, बहुत सारे किसान हैं जो 50-50 साल से, 40 साल से खेती कर रहे हैं और हम हो सकता है कि 10 साल से कोई एक ही फसल भी लगा रहे होंगे और एक ही फसल में अलग अलग कीड़े बीमारी भी आती है। कुछ किसान मुझे मिले जो काफी एक्टिव है, जो कीड़ों के नाम काफी अच्छे से जानते हैं, बीमारी काफी अच्छे से जानते हैं, बीमारी कैसे पनपती है उसके बारे में जानते हैं। क्योंकि वो जो किसान जो मिले वो थोड़े चिकित्सक टाइप के किसान थे, जो सवालों पे सवाल करते हैं, जो समझते हैं, सोचते हैं। लेकिन बहुत सारा अभी भी हमारा ऐसा किसान भाइयों का अमला तबदा हुआ है, हमारी संख्या है, परसेंटेज में देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि 60% 70% के भी ऊपर होंगे, 15-10% किसान होंगे जो बहुत अच्छे से समझते हैं चीजों को। हम मार्केट ओरिएंटेड हो जाते हैं या जो कोई हमें गाइड करता है या कोई प्रोडक्ट बेचने वाला हो वो जो गाइड करता है उसके हिसाब से न जाते हुए क्या हम हमारे खेती को समझ सकते हैं, क्या हम हमारे जमीन की आवश्यकता को समझ सकते हैं, क्या हम हमारी फसल की आवश्यकता को समझ सकते हैं, क्या हमारे आसपास का जो जैव विविधता है, बायोडाइवर्सिटी है, हमारे खेत का जो एग्रो इकोसिस्टम है, वहाँ का पारिस्थितिक तंत्र है, उसको समझ सकते हैं कि उसमें कौन से कीड़ों की आवश्यकता है, कौन से कीड़ों की आवश्यकता नहीं, कौन से कीड़े हमारे फसल के लिए हानिकारक है, कौन से कीड़े हमारे फसल के लिए लाभदायक है। इन सब चीजों को, छोटी छोटी बातों को किसानों को समझने की आवश्यकता है और वो किसान अगर इसको समझ लेंगे तो हो सकता है हमें डायरेक्टली हम जैसे कौन सा पेस्टिसाइड मारना है या कौन सा खाद डालना है उसके बजाय हम उसके प्रबंधन के बारे में बात करेंगे। क्योंकि अगर हम डायरेक्टली बोलेंगे कि अगर हमें एक कीड़ा दिखाई देगा फसल के ऊपर और हम जाके कोई दवाई लाके स्प्रे कर देंगे तो हो सकता है कि हमारा आर्थिक नुकसान हो। हमारे फसल में सबसे बड़ा या फसल उत्पादन में सबसे बड़ी जो समस्या है वो समस्या ये है कि हमारा खर्चा ज्यादा हो रहा है और उत्पादन कम हो रहा है। तो जो हमारी जो पहल है ये प्रिसीजन कृषि समाधान के माध्यम से, प्रिसीजन का मीनिंग वही रखा है कि प्रिसीजन मतलब होता है एक्यूरेट, शुद्ध, प्योर, मतलब जितना हमें चाहिए उतना, एक जो मानक या इष्टतम लेवल पे जब हम खेती करने लग जाएंगे तो उसको प्रिसीजन कहते हैं। तो हमारा प्रिसीजन कृषि समाधान का मतलब ये है कि खेती को क्या चाहिए उसके हिसाब से किसानों को मार्गदर्शन मिले और किसान खुद उसको करके सीखे। खेती हमारे फसल को क्या चाहिए उसके हिसाब से मार्गदर्शन मिले और रियल टाइम सॉल्यूशन जिसको बोलते हैं कि सही समय पे जो समस्या है उस समस्या का समाधान किसानों को मिले। मैं अमोल गावंडे, मैं खुद एमएससी एग्रीकल्चर होने के साथ साथ मैंने 10 से 15 साल तक अलग अलग राज्यों में अलग अलग किसानों के साथ अलग अलग फसलों के ऊपर काम किया। काम करने के बाद में ध्यान में आया कि जो मेरा अध्ययन रहा है उस अध्ययन के हिसाब से मैंने निकाला। मेरे साथ में मेरी एग्रीकल्चर की टीम है जो समय समय पे किसानों को गाइड करती है। गाइड करने के साथ में उनके प्रक्षेत्र में विजिट करते हैं। दूसरे, हमने कुछ व्हाट्सएप्स के ग्रुप बना के रखे हैं प्रिसीजन कृषि किसान के नाम से। अलग अलग गाँव के अलग अलग ग्रुप है, अलग अलग एरिया के अलग है और वो उस ग्रुप में किसान अपने खेत से
फोटो भेजते हैं, वीडियो भेजते हैं, या उनकी जो समस्या है उसके बारे में बताते हैं। तो उसमें जो हमारे एक्सपर्ट की टीम है वो चर्चा करके उसमें एक्यूरेट सोल्यूशन क्या होना चाहिए। कभी कभी एक समस्या के बहुत सारे मार्केट में दवाइयां हो जाती है, तो एक तो एक्यूरेट होना चाहिए, सही होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, किसानों को फॉरवर्ड ऐसा होना चाहिए, अफोर्डेबल होना चाहिए। ऐसे सोल्यूशन के ऊपर हम प्रिसीजन कृषि समाधान में बात करते हैं। जो प्रिसीजन कृषि समाधान में हम बात कर रहे हैं शाश्वतता की, टिकाऊपन की, या सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की, सस्टेनेबल फार्मिंग की, वो इसलिए बात कर रहे हैं कि हमें 3 चीजों को ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है, और वही 3 चीजों के ऊपर हम प्रिसीजन एग्रीकल्चर सोल्यूशन में बात करते हैं, या प्रिसीजन कृषि समाधान में हम लोगों को मार्गदर्शन करते हैं, किसानों को जिज्ञासाओं को समाधान करते हैं। पहली उसमें एक है कि एक तो आर्थिक रूप से सुधार या आर्थिक रूप से सक्षम या आर्थिक रूप से लाभदायक खेती किसानों को मिले। तो आर्थिक रूप से लाभदायक खेती किसानों को कब मिलेगी? जो मैंने पहले लाइन बोली थी, खर्चा ज्यादा हो रहा है और उत्पादन कम हो रहा है, उसे हमें उल्टा करना पड़ेगा। वे उसको कैसे करेंगे किसान भाई और बहनों? देखिए कि खेती को खर्चा कम करेंगे और उत्पादन ज्यादा करेंगे, उसके लिए हमें एक सही तरीके से प्रबंधन करना, तकनीकी प्रबंधन करना पड़ेगा और चीजों को समझना पड़ेगा। अभी हमारा जो खर्चा ज्यादा होता है, वो खर्चा ज्यादा होता है महत्वपूर्ण जो भी हम कृषि आदान या एग्री इनपुट्स लाते हैं, चाहे वो पेस्टिसाइड हो, फर्टिलाइजर हो, केमिकल हो। सबसे बड़ी बात, जो हम कैपिटल उसमें लगा, जो लेबर उसमें मैन पावर है, लेबर की बहुत क्राइसिस है अभी, जो हम उसमें लेबर लगाते हैं, उन सब चीजों में हमारा जो खर्चा हो रहा है, वो खर्चे को हम कैसे कम कर पाएंगे, उसके लिए हम किसानों को मार्गदर्शन करते हैं। दूसरा एक है कि किसानों को सही समय पे अगर सही सलाह, सही दवाई, सही दाम में अगर मिल जाती है तो उनका खर्चा ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। हो सकता है कि सही सलाह से सही अगर दवाई मिल जाती है तो उनके एक पेस्टिसाइड का स्प्रे जो उनको 4 दिन में, 8 दिन में करना, हो सकता है 15 से 20 दिन में उनके प्रबंधन के माध्यम से उनको मिले। और वो प्रबंधन जो है वो इंटीग्रेटेड रूप से होना चाहिए, मतलब जैसे जिसको बोलते हैं हम एकीकृत या समिति फसल प्रबंधन जो बोलेंगे, इंटीग्रेटेड क्रॉप मैनेजमेंट, जिसमें आईपीएम आएगा, जिसमें आईएनएम आएगा, हर प्रकार की चीजों को हमको उपयोग करके फसल का उत्पादन करना है, न कि मात्र केमिकल के ऊपर या पेस्टिसाइड के ऊपर ही निर्भर रह के हमें फसल उत्पादन करना है। इन चीजों को हमको ध्यान में देना पड़ेगा। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि हमें सही बाजार का मूल्य मिले या सही समय पे हमें हमारा जो मटेरियल हो जाए। उसके लिए हमें किसानों को मार्केट तक कैसे पहुंचना है, जब बड़े मार्केट तक कैसे पहुंचना है, लोकल मार्केट के बड़े किसान नहीं रहे, उसके लिए हम मार्केट लिंकेजेस के बारे में प्रिसीजन कृषि समाधान के माध्यम से किसानों को देते हैं, जिससे किसान को सही दाम मिले। ये हो गया आर्थिक रूप से। दूसरा है कि आपने देखा होगा कि हम पेस्टिसाइड का उपयोग करते हैं। कुछ किसान भाई हमारे पास में आते हैं, वो बोलते हैं कि सर वीडिसाइड का उपयोग करना चाहिए कि नहीं, खरपतवारनाशी का उपयोग करना चाहिए कि नहीं, उससे जमीन खराब हो जाएगी क्या, वातावरण में नुकसान होगा क्या, पेस्टिसाइड का उपयोग नहीं करना चाहिए तो जैविक के ऊपर हमारे उत्पादन नहीं होगा या हमें उतना लाभ नहीं मिलेगा। तो बहुत सारे किसान भाइयों का तर्क सही है, कुछ किसान भाइयों का तर्क ये भी सही है कि अगर हम पूरा जैविक करेंगे तो हमें नुकसान हो जाएगा। मेरा ये मानना है कि हमें ऐसा सिस्टम है जिसको हम इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंट मैनेजमेंट या बहुत सारे सस्टेनेबल या इंटीग्रेटेड जो समेकित प्रबंधन अगर हम करते हैं तो उससे हम रासायनिक पूरी तरीके से बंद करने की बात नहीं कर रहे हैं, हम केमिकल पेस्टिसाइड पूरी तरीके से बंद करने की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात ये कर रहे हैं कि आपको पेस्टिसाइड का वापर करना है तो कौन से पेस्टिसाइड का करना है, कौन सी स्टेज में कौन सा करना चाहिए। जो भी अलग अलग हानिकारक पेस्टिसाइड है, आपको रेड लेबल मिलेंगे, ग्रीन लेबल मिलेंगे, येलो लेबल मिलेंगे, ब्लू वाले मिलेंगे। ये जो भी 3-4 प्रकार के लाल, पीला, हरा और नीला, ये जो पेस्टिसाइड है उसमें हानिकारकता उनकी बनी हुई है। अभी हमें कोशिश ये करना है कि कौन से उस तरीके से हमारा पेस्टिसाइड का या दवाई का प्रबंधन करें कि हमें पेस्टिसाइड की मात्रा कम लगे या हानिकारक पेस्टिसाइड का वापर हम कम करें, जिसका जो अवशिष्ट असर है या रेसिडुअल इफेक्ट है बहुत समय तक जमीन में, वातावरण में रहेगा, तो उसके कारण हमारी जो फसल है वो खराब होगी। दूसरी बात महत्वपूर्ण ये है कि अभी हमें तीसरी, एक तो हो गया हमारा आर्थिक, दूसरा हो गया हमारा वातावरण से रिलेटेड, इन्वायरमेंट को नुकसान न हो इस तरीके से हम प्रबंधन करें। तीसरा महत्वपूर्ण ये है कि हम सामूहिक रूप से या सामाजिक रूप से एकत्रित होते हैं, क्योंकि एक हमारा किसान है, उसकी जो आवश्यकता है वो बहुत कम है,
हो सकता है कि 2 एकड़ का किसान है, 4 एकड़ का किसान है, उसको आधा किलो पेस्टिसाइड चाहिए होंगे, कोई दवाई चाहिए, उसको कम खाद चाहिए, उसको बीज कम चाहिए। अगर हम सामूहिक रूप से एकत्रित हो और सामूहिक रूप से एकत्रित होके हम समूह बनाए, हम कोई अभी जो किसानों के संगठन बनाए और उसके माध्यम से अगर मान लो हम मार्केट के साथ में, और चाहे वो इनपुट मार्केट हो या आउटपुट मार्केट हो, उनके साथ अगर हम डील करते हैं तो हमें हो सकता है कि उसमें वहां पे भी आर्थिक लाभ हो। साथ ही साथ जो कि एक किसान जो नहीं कर सकता है, हम सब मिलके ऐसे संरचनाएं भी तैयार कर सकते हैं। तो इन 3 चीजों के ऊपर हमारा प्रिसीजन कृषि समाधान के माध्यम से एक पहल है जिसमें हम किसानों को लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो ये जो वीडियो मैंने बनाया था, इसमें प्रिसीजन एग्रीकल्चर सोल्यूशन और हमारी जो सेवा है उसके बारे में हमने यहाँ पे चर्चा करी थी। सभी किसान भाइयों से और मेरे प्रिय मित्रों से मेरा निवेदन है कि ये जो यूट्यूब चैनल पे मैं मेरा जो वीडियो बना रहा हूँ, आप कृपया इसको लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबा के आप इसको ज्वाइन करें। और दूसरी बात यह है कि इसके बाद भी हम अलग अलग विषयों के ऊपर अलग अलग वीडियो बनाते रहेंगे। आप हमें सलाह दीजिए, सजेस्ट कीजिए कि किस तरीके से या कौन से विषयों के ऊपर आपको वीडियो बना रहे। तो धन्यवाद सभी का। आप ध्यान रखिए, मेरे आने वाले वीडियो के लिए मैं अमोल गावंडे आपके समक्ष पुनः हाजिर होऊंगा और हमें सेवा का मौका दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।